नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आके शर्मा। दोस्तों आज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने दो क्लासेस कंप्लीट किए दोस्तों। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में अपन ने लगभग 41 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए दोस्तों। अगर आप देखना चाहें तो इससे पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों, अपन ने ये पढ़ा था कि विच एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वाज टर्म्ड एज डेरिव ट्रीजर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक बोले 6th जो एडिशन था दोस्तों वो डेरिव ट्रीजर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो पब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए दोस्तों इसका नाम डेरिव ट्रीजर रखा गया था। ठीक है, अब अपन आज नेक्स्ट कर रहे हैं 42 क्वेश्चन से दोस्तों। तो व्हाट इज द मीन ऑफ कोरिजेंस। अब ये कोरिजेंस वर्ड होता है दोस्तों, जो अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ना। ठीक है, उस समय जब ये कोरिजेंस वर्ड यूज किया गया था अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक में, तो वो क्यों किया गया था, तो उसका मतलब था दोस्तों करेक्टिव मेडिसिन यानी करेक्ट मेडिसिन। ठीक है, कोरिजेंस का मतलब करेक्टिव मेडिसिन यानी करेक्ट मेडिसिन। ठीक है, अदर यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी है दोस्तों, तो उनमें अगर अपन देखेंगे तो 3 अलग नाम है, उनके भी अपने को इसका देखना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अपने को अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने काफी नाम्स यहाँ यूज किए हैं, काफी जो वर्ड है उनके मीन्स अपन ने देखे हैं। तो उसमें एक अंग्यूटा नर्विना होता है, उसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेंथिंग ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिन का स्ट्रेंथिंग। ठीक है, तो अंग्यूटा नर्विना का नाम, ठीक है, मीन्स होता है ये। सिसेट इफेक्टस सिसेट कोजा। इफ द इफेक्ट सीज यानी सीज का मतलब स्टॉप होना, जब मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, देन कोज सीज टू, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सीसेट इफेक्टस सीसेट कोजा। ठीक है, इफ द इफेक्ट सीज देन कोज सीज टू। ठीक है, ये इसका वर्ड मीनिंग है। ठीक है, डिजीज पर्स का मतलब मोरबिड प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लाइफ प्रिंसिपल। ठीक है, डिजीज पर्स का मतलब हुआ मोरबिड प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लाइफ प्रिंसिपल। ठीक है, सेकंडम आर्टम जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। सेकंडम आर्टम अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, ये अपने मीन है, वर्ड है अलग अलग दोस्तों, इनका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपने को इनका समझ में नहीं आता क्या है इसका मतलब। ठीक है, एक लेगे आर्टिस्ट होता है, उसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ आर्ट। ठीक है, लेगे आर्टिस्ट यानी आर्ट के रूल के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ आर्ट। अब इसमें दोनों डिफरेंस है, एक सिकंडम आर्टम दे रखा है और एक लेगे आर्टिस्ट दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ आर्ट, यहाँ आर्टिस्ट का मतलब आर्ट हुआ दोस्तों, है ना, आर्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अपने को ये समझना होगा, यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल है यहीं तक है, केवल ऑफ आर्ट लग गया तो इसका मतलब लेगे आर्टिस्ट का मतलब होता है। ठीक है, और सेकंडम आर्टम का मतलब केवल अकॉर्डिंग टू रूल ही होता है, यहीं तक होता है। ठीक है, सपोर्टर्स का मतलब सपोर्टिंग मेडिसिन। ठीक है, डिजीज सुई जेनेरिक। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज यानी डिजीज सुई जेनेरिक का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज यानी कितने टाइप्स की डिजीज होती है, डिफरेंट काइंड के क्या उसके डिजीज के, ये यहाँ पे बता रखा है। ठीक है दोस्तों, अपन एक पढ़ेंगे स्पेसिफिक मेडिसिन एडवाइज बाय हैनीमैन फॉर कोलिक। अभी कोलिक के लिए हैनीमैन साहब ने उस समय कौन सी मेडिसिन स्पेसिफिक बताई थी कि ये देने से उसका ठीक हो जाए, तो वहां बताई थी उन्होंने वेरेट्रम एल्बम। तो ये दोस्तों ये आपकी बुक में दे रखा है, तो आपको कई बार नहीं पढ़ पाते, अपने को नहीं पता होता, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर हैनीमैन ने कौन कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन बताई थी। तो यहाँ कुछ और मेडिसिन उन्होंने बताई थी, उसमें नक्समा को बताया, अस्थमा के लिए बताया था, क्यूप्रमेट को 1 week एज प्रोफाइलेक्ट फॉर एसियाटिक कोलेरा। जो एसियाटिक कोलेरा होता था दोस्तों, उसके लिए प्रोफाइलेक्स का काम करता था। ठीक है, क्यूप्रमेंट एंड वेरेट्रम ऑल्टरनेटिवली फॉर कोलेरा के लिए ऑल्टरनेटिव दी जाती है वेरेट्रम और क्यूप्रमेट। ठीक है, सिंकोना टू ब्रेक इंटरमिटेंसी ऑफ नॉन फेब्राइल डिजीज। जो नॉन फेब्राइल डिजीज होती है उसकी जो इंटरमिटेंसी है उसको खत्म करने के लिए सिंकोना दी जा सकती है बीच में। ठीक है, बेलाडोना स्कारलेट फीवर ऑफ सिडेनहाम। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ना। एकोनाइट एज ए क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव फॉर पर्पल रेसेस एंड पर्पलिस मिलेरिस। ठीक है, ये जो रेसेस होते हैं उनके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन का और क्यूरेटिव मेडिसिन का काम करती है एकोनाइट। ठीक है, ओपियम इज गिवन टू कोल्ड स्टेज ऑफ फीवर, पेशेंट इज क्विकली डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, कोल्ड स्टेज जो फीवर होती है उसके लिए ये मेडिसिन यूज की जा सकती है। हिपर्सल मास्क सिफिलिस के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, सिफिलिस अगर बहुत ज्यादा लेवल पे फैला हुआ होता है वहां पे। पल्सेटिला एंड बेलाडोना प्रोफाइलेक्स फॉर मिजल्स के प्रोफाइलेक्स के रूप में पल्सेटिला एंड बेलाडोना को यूज किया जाता है। इन्होंने हैनीमैन साहब ने स्पेसिफिक रेमेडी बताई थी वहां पे उस समय पे जब ये चलते थे मिजल्स, ये जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब डिजीज आती थी कोई, तो वहां पे ये चीजें कोलेरा जैसे फैलता था उस टाइम पे, या कोई और जो स्कारलेट फीवर आई थी उसमें ये मोस्टली यूज की गई रेमेडीज है। वहां पे उस समय पे सभी को ये जो एरिया था वहां पे दी जाती थी, तो काफी अच्छे रिजल्ट आते थे दोस्तों। तो उन्होंने इसके हिसाब से ये दवाइयां बताई थी। ठीक है, लिडम्पाल एंड हाइपरिकम है प्रोफाइलिक्स फॉर टिटनेस के लिए प्रोफाइलिक्स का काम करते हैं। अगर जैसे एलोपैथी में अपन देखें तो वहाँ टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, वहां पर अगर होम्योपैथी में अगर किसी की चोट इंजरी लग जाती है तो वहां पे ये प्रोफाइलिक्स का काम
टिटेनस के लिए करती है मेडिसिन दोनों, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने अपने देखा, ये हैनमैन साहब ने बताया। अब एक आइडियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, अब एक आइडियल रूट कौन सा है दवाई देने का, तो लोग आजकल लोग काफी रूट्स अपनाते हैं, लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर हैनमैन साहब थे उन्होंने जो सबसे आइडियल रूट दिया था वो दिया था माउथ से, ठीक है। माउथ के थ्रू ही सबसे अच्छा रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सिमिलियम देयर इज एग्रावेशन व्हिच इज फेवरेबल। अब अपन ने सिमिलियम कोई मेडिसिन देख ली, उसके बाद में अपने को कैसे पता चलेगा कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है दोस्तों, ना। तो फेवरेबल होगा वो क्या होगा, होम्योपैथिक जो एग्रावेशन होगा वो फेवरेबल होगा। एक मेडिसिनल एग्रावेशन, मेडिसिन देने के बाद में सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिजीज का मतलब डिजीज प्रोग्रेसिव हो जाती है, तो डिजीज एग्रावेशन उसको बोलते हैं। यहाँ होम्योपैथिक जो एग्रावेशन होगा वो स्लाइड कुछ टाइम के लिए होगा और वापस पेशेंट अच्छा रिलीफ महसूस करेगा, ठीक है दोस्तों। एक अपन ने देखा 46 ए होम्योपैथ परसीव डिजीज विथ हेल्प ऑफ। एक होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे किसी बीमारी को प्राप्त करता है, उस किस तरह से उसके पता चलेगा कि ये बीमारी उसको परसीव करेगा, ठीक है, ठीक है। तो होगा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जो पूरे सिम्टम्स लिए जाएंगे दोस्तों, वो जितने सिम्टम्स अपने किसी केस टेकिंग में आते हैं उनको अगर वो लेगा, मेन सिम्टम्स लेगा, टोटलिटी उसकी बनाएगा, तो उसको पता चलेगा कि वास्तव में ये डिजीज है उसके, ठीक है। तो वहां पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से ये परसीव करेगा डिजीज विद हेल्प ऑफ, है ना, किसी भी डिजीज के बारे में। तो एफ्रोजिम ऑफ 18 जो है उसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में बता रखा है दोस्तों। इज द सोल गाइड टू द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, ठीक है, ये सोल गाइड होती है सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी के सिलेक्शन में, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है दोस्तों। Who beside Dr. Samuel Hahnemann decided to prove the drugs on health human, जो डॉक्टर हैनमैन थे उन्होंने जो होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों प्रूव की थी वो हेल्थ ह्यूमन बीइंग पे की थी। उसके अलावा एक कौन से ऐसे डॉक्टर थे उन्होंने भी हेल्थ ह्यूमन बीइंग्स पे प्रूविंग के लिए डिसाइड किया था, है ना। हु डिसाइड यानी किसके अलावा, डॉक्टर हैनमैन के अलावा कौन था ऐसा व्यक्ति जिन्होंने डिसाइड किया था कि जो ड्रग्स है वो हेल्थ ह्यूमन बीइंग पे ही प्रूव करनी है, तो वो थे अल्बर्ट वॉन हेलर, ठीक है दोस्तों। ये याद होना चाहिए नाम दोस्तों कि जो हैनमैन साहब के अलावा कौन थे, अल्बर्ट वॉन हेलर, ठीक है। एल्बर्ट है ना, नाम अजीब होते हैं दोस्तों अंग्रेजों के, तो अपने को पता होना चाहिए। व्हाट इज 50 क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ मिनिमम डोज। मिनिमम डोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिनिमम मैक्सिमम, है ना, सिमिलियम क्या होते हैं इनका ना पता होना चाहिए अपने को। मिनिमम का मतलब द डोज विच इज इनफ टू एक्साइट द वाइटल फोर्स, जो वाइटल फोर्स है उसको एक्साइट कर दे, यानी को सही करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम डोज होता है ना। ये लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का सिंपल सिंगल मेडिसिन, इसका मतलब लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब होता है सिंगल और सिंपल मेडिसिन, है ना, ये लॉ ऑफ सिंप्लेक्स में आता है, ठीक है। विच इज द सेकंड बेस्ट रेमेडी इन होम्योपैथी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन होता है कि सेकंड बेस्ट रेमेडी बहुत बार कई बार पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता था, मैं खुद जब वाइवा दिया करता था दोस्तों मेरे को खुद को पूछा गया एक क्वेश्चन था, तो कई बार याद नहीं रहता, तो अपने ये पता होना चाहिए कि सेकंड, अब एक होम्योपैथी डॉक्टर होता है वो कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन जब देता है किसी पेशेंट को, तो उसके बाद में उसको पीएल रूटम के नाम से अपन दवाई देते हैं, तो वो प्लेसिबो के नाम से जानी जाती है, प्लेसिबो उसको लिखा जाता है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए सेकंड बेस्ट रेमेडी कौन सी है, प्लेसिबो, ठीक है दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन आर यूज्ड इन, अब होम्योपैथिक मेडिसिन किस रूप में यूज की जाती है दोस्तों, यहाँ तो पूछा है कि किस रूप में होता है ना, डायनेमिक फॉर्म में, तो है ना। मेटेरियल डोज होती है दोस्तों वो अपने नहीं होती है ना, ये मेटेरियल डोज ये होती है जो टॉक्सिक डोज होती है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होती है। अपने जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो डायनेमिक प्लेन पे प्रूव की हुई होती है और डायनेमाइजेशन करके ही बनाई जाती है, तो वो डायनेमिक डोजेज होती है, तो वो वाइटल फोर्स को जाके ऊपर उसका काम डायनेमिक रूप से काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने को होम्योपैथिक मेडिसिन आर यूज्ड इन डायनेमिक फॉर्म, ठीक है। विच इज द मीन ऑफ प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्नोसिस जो फ्यूचर कोर्स होता है डिजीज का, ठीक है। कमेंटिंग ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ डिजीज, है ना। अब यहाँ पे फ्यूचर कोर्स ऑफ डिजीज भी दे रखा है, कमेंटिंग ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ डिजीज भी बता रखा है, डिजीज डायग्नोसिस आल ऑफ अबव बता रखा है। तो यहाँ पे अपन को किसी के द्वारा अगर बीमारी के लिए एक कमेंट का मतलब यानी कमेंटिंग ऑन फ्यूचर कोर्स, उसका फ्यूचर कोर्स क्या होगा किसी बीमारी का वो बताना, उसको प्रोग्नोसिस बोला जाता है। तो उसको कमेंटिंग ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ डिजीज के रूप में डिफाइन किया जाएगा, है ना कि फ्यूचर कोर्स ऑफ डिजीज, ठीक है। फ्यूचर कोर्स ऑफ डिजीज तो नॉर्मल वर्ड हो गया। अब कमेंटिंग अगर किसी ने बोला है कि ये तुम्हारी डिजीज ऐसे से उसका होगा, ठीक है, यानी ऐसे से ये बढ़ेगी, है ना, तो उसको कमेंट करना, कमेंटिंग ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ डिजीज, ठीक है। तो इसको अपन लेंगे इसमें प्रोग्नोसिस में, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हु इज द हु प्रूव्ड द ड्रग फ्रॉम पॉइजनस स्नेक। अभी शुरू को जो स्नेक से थी वो किसने खुद पे प्रूव की थी दोस्तों, ये दवाई, है ना, डॉक्टर सी हेरिंग थे दोस्तों, उन्होंने खुद के ऊपर उन्होंने प्रूव की थी, लेकिन जो ड्रग थी
वो खुद के ऊपर प्रूव की थी उन्होंने, फिर उसको जो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पूछा कि हु प्रूव्ड द ड्रग पॉइजनस स्नेक सुडोकू, तो लेगेसी को किसने प्रूव किया? डॉक्टर सी हेरिंग, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर ये करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा हु इज द ऑथर ऑफ बुक द जीनस ऑफ होम्योपैथी। जीनस ऑफ होम्योपैथी का ऑथर कौन है बुक का? वो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज। जीनस ऑफ होम्योपैथी दोस्तों ये पूरी बुक चलती है अपने फाइनल ईयर में होम्योपैथी में, तो इसका नाम जीनस ऑफ होम्योपैथी के नाम से उसको डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज ने लिखा है। तो अब डॉक्टर जेम्स टेलर कैन ने लिखा लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी, ये डॉक्टर कैन ने लिखा है। और जो रॉबर्ट थे, डॉक्टर हर्बर्ट ए रॉबर्ट, उन्होंने प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी ये बुक लिखी है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कौन कौन सी बुक है वो। जीनस ऑफ होम्योपैथी किसने लिखी है, लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी किसने लिखा, प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर ऑफ होम्योपैथी किसने लिखी है, तो वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। हु गिव द आइडिया अबाउट हाइड्रोजनेट कार्बोजनेट एंड ऑक्सीजनेट कंस्ट्रक्ट। अभी हाइड्रोजनेट कार्बोजनेट और ऑक्सीजनेट कंस्ट्रक्ट के बारे में आइडिया किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था डॉक्टर ग्रेवल ने, ठीक है। तो एक जर्मन होम्योपैथ थे डॉक्टर ग्रेवल के नाम से, इन्होंने 1870 में डिस्क्राइब किया था इनको 3 बायोकेमिकल कंस्टिट्यूशन को constituted by the 4 fundamental elements living matter like carbon, oxygen and hydrogen and nitrogen, ठीक है। इन 4 जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे इन्होंने इनको डिफाइन किया था, ठीक है ना, बताया था 1800 का, है ना, डॉक्टर ग्रेवल ने, ठीक है। अब जो कार्बो नाइट्रोजनेट कंस्टिट्यूशन होता है दोस्तों, उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होते हैं? उसमें एक तो होता है ए स्लो ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन ओवर चार्ज बाय द मेटाबोलाइट्स बाय द प्रोटूबरेंस ऑफ सिक्रेशन, ठीक है। स्लो ऑक्सीडेशन के लिए बताया था, टिश्यू डू नॉट एब्जॉर्ब सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये बताया था। देयर इज हेपेटिक इनसफिशिएंसी, ये कंप्लेंट्स मोस्टली उसमें कार्बोनेट जो नाइट्रोजनेट कंस्टिट्यूशन होता है उसमें ये सिम्टम्स मिला करते हैं मोस्टली, है ना। कंस्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए उसका, जो कार्बन नाइट्रोजनेट कंस्टिट्यूशन जिस व्यक्ति का होता है उसमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं इस बीमारियों के, है ना। तो उसमें मुख्य काम होता है वो दवाइयाँ हैं लाइकोपोडियम कुप्रोमेट, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो कार्बोनाइट्रोजनेट कंस्टिट्यूशन है उसमें सबसे जो एग्जांपल्स है मेडिसिन के वो है लाइकोपोडियम एंड क्यूप्रोमेट, तो ये अपने को पता होना चाहिए जो एग्जांपल क्या होता है ना, ठीक है दोस्तों। अपन नेक्स्ट है हाइड्रोजनेट कंस्टिट्यूशन। हाइड्रोजनेट जो कंस्टिट्यूशन है वो हाइड्रोजन और उनसे मिलकर बन, ठीक है। इनसे जो इस तरह का कंस्टिट्यूशन उसमें स्लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट होगा और फिनिश मिलेगी, रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिश्यू मिलेगा, इजीली अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी मिलेगा, ठीक है। तो नेट्रम सॉल्ट कंस्टिट्यूशन होता है ऐसा और थूजा का कंस्टिट्यूशन ऐसा होता है। एक ऑक्सीजनेट कंस्टिट्यूशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ओवर एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेटिंग पावर, रैपिड एसिमिलेशन एंड डिसएसिमिलेशन, इजी डिमिनरलाइजेशन एंड रिट्रैक्शन एंड इमिशन, हाइपोहाइड्रिक एस्पेक्ट विद ड्राइनेस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इस तरह के कंस्टिट्यूशन मिलते हैं इसमें ऑक्सीजनेट में, ना। तो कई बार ये सिम्टम देकर के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि किस कंस्टिट्यूशन का सिम्टम है, ठीक है। तो इस कंस्टिट्यूशन के सिम्टम के जो एग्जांपल है मेडिसिन को एसिटम नाइट्रिकम है, कार्बोवेज है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन को पता होना चाहिए, अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, जो है लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर इज गिवन बाय। तो डायरेक्शन ऑफ क्योर है दोस्तों जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रखे है ना, लॉ ऑफ डायरेक्शन बाय फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, ऐसे जो दिया था लॉ दिया था डायरेक्शन का क्योर का, वो किसने दिया था? डॉक्टर सी हेरिंग ने, ठीक है। डॉक्टर सी हेरिंग ने अपने को बताया था कि किस तरह से क्योर होगा वो आदमी, किसी व्यक्ति को अगर क्योर करना है अपने को पूर्ण रूप से, तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्रॉम मोर इंपोर्टेंट टू लेस इंपोर्टेंट ऑर्गन, ऐसे, ठीक है। ऐसे अपन के इन्होंने बताया था डायरेक्शन ऑफ क्योर, ठीक है। तो ये अपने सी हेरिंग ने, डॉक्टर सी हेरिंग ने दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन है दोस्तों, ये ए होम्योपैथ नेवर सिलेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन द नेम ऑफ डिजीज, यानी कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है वो कभी भी किसी नेम से सिलेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट किसके, एक बीमारी को छोड़ करके वो किसी भी नाम से सिलेक्ट नहीं करता है किसी भी, है ना। तो वो एपिडेमिक, जो एपिडेमिक डिजीज होती है दोस्तों, जब एपिडेमिक जो डिजीज होती है बहुत सारे ब्रॉड एरिया में कोई बीमारी, जैसे कोविड आया था दोस्तों, ना, कोविड जैसी कंडीशन होती है वो एपिडेमिक कंडीशन होती है दोस्तों। तो वहां पे पढ़ने अपने द्वारा जो अपना अपने जो सेंट्रल काउंसिल थे दोस्तों, वहां से उन्होंने बताया था आर्सेनिक एल्बम को एक उन्होंने जीनस एपिडेमिक्स के रूप में जैसे घोषित किया था। तो इस कंडीशन के अलावा किसी भी कंडीशन में आप किसी नेम से सिलेक्ट नहीं कर सकते मेडिसिन को, है ना। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर ऑफ क्योर का मतलब जो कौन सी अप्रोच में दे रखा है वो दे रखा है 26 में। लॉ ऑफ नेचर ऑफ क्योर क्या है दोस्तों? 26, ये काफी बार पूछा गया है दोस्तों, ये जरूर याद होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमारे जब 2016 का एग्जाम था दोस्तों वहां पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism, a stronger one, if the latter, while is different in kind, is similar to the former in its manifestation। तो ये एक डेफिनेशन है दोस्तों, तो ये अपने को थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए।
जो एक वीकर जो डायनेमिक अफेक्शन है वो परमानेंटली खत्म हो जाता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द स्ट्रॉन्गर वन। अगर एक वीकर जो बीमारी है उसके सामने अगर स्ट्रॉन्ग बीमारी आ जाती है तो वो वीकर वहां छुप जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है वहां पे। लेकिन वो जो नहीं आती है बीमारी स्ट्रॉन्गर, वो उस पर यानी कि वो केवल उसी के सिम्टम्स अपने को दिखते हैं। ठीक है, इफ द लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन ना, अगर दो समान बीमारियां हैं उनमें एक ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि वीकर जो बीमारी है, वीकर जो नॉर्मल, मान लो कि हेडेक है, अब हेडेक किसी के है अगर कंटिन्यू रहती है, लेकिन उसके ऊपर का कोई रोग आ जाए, उसके पूरे शरीर में दर्द रहने लग जाए, ठीक है, या फिर उसके माइग्रेन रहने लग जाए, या हाँ ये इसका माइग्रेन से ले सकते हैं, तो माइग्रेन रहने लग जाए, तो ये जो हेडेक था वो कंडीशन गायब हो जाएगी, माइग्रेन हमेशा जो रहने लग जाए वो एक स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर, तो वो हमेशा उसके हावी रहेगा फिर। ठीक है, नॉर्मल जो कंडीशन थी उससे ऐसी बीमारी की तरफ चला गया जो स्ट्रॉन्ग होती है उससे। और ऐसे और कई कंडीशन होती हैं दोस्तों, वहां पर उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन हैज गिवन द आइडिया अबाउट द नॉलेज ऑफ डिजीज इन विच। अब ये नॉलेज ऑफ डिजीज का जो आइडिया था दोस्तों, उन्होंने डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने कौन सी अप्रोच में दिया है, नॉलेज ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये दिया था 5 से 18 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता पहली और दूसरी एफ्रोजी में मिशन ऑफ फिजिशियन हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर दे रखा है, मिशन ऑफ फिजिशियन फर्स्ट में, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर दे रखा है सेकंड में। थर्ड है, फोर्थ है रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन, है ना, एक फिजिशियन में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड फोर्थ सिक्स में दे रखा है अनप्रोड्यूस्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो पढ़ना ही है, यहाँ पे देखा है। तो यहाँ फिफ्थ और सिक्स में दे रखा है नॉलेज ऑफ डिजीज, है ना, 5 से 18 के अंदर ये अपने को नॉलेज होना चाहिए। अपने 1-2 का देख लिया और 3-4 का पढ़ने देख लिया कि क्या क्या इसके एप्रोच में बता रखा है। तो ये अपने को कई बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ना। तो मैं दोस्तों यही अपनी 60 क्वेश्चन तक खत्म करूंगा दोस्तों, अपन केवल 20-20 क्वेश्चन लेंगे एक बार में, ज़्यादा नहीं लेंगे, आपके लिए भी ईजी रहता है और हमारे लिए भी सुविधाजनक रहता है दोस्तों। तो मैं यही अपनी क्लास खत्म करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हाँ, ओके दोस्तों।